नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि यूएन में खड़े होकर यूएन को ही चेतावनी दे गए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अस्थायी सीट के लिए आखिर भारत को कब तक करना पड़ेगा इंतजार। भारत अपना नया प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार है। और इसके साथ ही पीएम मोदी ने चीन को भी दे डाली चेतावनी, कहा भारत शक्ति प्रदर्शन करना भी जानता है। इस बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही, भारत और इजरायल मिलकर करेंगे अत्याधुनिक हथियार प्रणाली का निर्माण, चीन को लगा बड़ा झटका। तो वहीं तीसरी बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी के यूएन भाषण के बाद एक साथ निपटने की तैयारी में पाकिस्तान और चीन से। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें भारत दिन रात उड़ान भरते रहे एयरफोर्स के राफेल और मिराज फाइटर जेट। बड़ी अपडेट निकल के आ रही, सीमा पर अभी भी तनाव चरम पर बना हुआ है। इस बीच चौथी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे कैसे चीनी एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को, कभी भी भारत कर सकता है हमला। सीमा पर भारत ने इकट्ठा किया है 2 गुना भारतीय जवानों को। जी हाँ, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, चीन की एक्सपर्ट ने भी माना। तो सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये देश न केवल चाइना को बल्कि देश के हर एक दुश्मनों को भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है पीएम मोदी के नेतृत्व में, और इंडियन आर्मी पूरी तरीके से तैयार और तत्पर है। अगर आप भी मानते हैं तो कमेंट के माध्यम से जय हिंद लिख करके इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें कि पीएम मोदी ने यूएन में खड़े होकर यूएन को ही दे डाली चेतावनी, कहा आखिर कब तक भारत करेगा अपने परमानेंट सीट के लिए इंतजार। जी हाँ, पीएम मोदी ने ठोका स्थायी सीट पर दावा। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए वैश्विक संस्था के स्वरूप में समय के मुताबिक बदलाव की मांग उठाई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर जोरदार तरीके से दावेदारी पेश की है। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की मौजूदा प्रासंगिकता पर भी सवाल खड़े करते हुए पूछा है कि आज पूरे विश्व समुदाय के सामने एक बड़ा सवाल है कि क्या जिस संस्था का गठन तब की परिस्थितियों में हुआ था उसका स्वरूप क्या आज बदलने की ज़रूरत नहीं है? क्या वो प्रासंगिक है? आज के भी समय में ये प्रासंगिक है? यूएन को स्वयं से सवाल करना चाहिए। इसलिए अब यूएन में भी बड़े बदलाव की ज़रूरत है। भारत आखिर जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है उसको अस्थायी प्रतिनिधित्व के लिए अभी क्यों जद्दोजहद करना पड़ रहा है? ऐसे में भारत ने पीएम मोदी ने अस्थायी प्रतिनिधित्व के लिए यूएन में दावा ठोक दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तान किसी से कम नहीं है। इस देश में इस दुनिया में देश की लगभग 20% से ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हम दुनिया का प्रतिनिधित्व आज कर रहे हैं, लेकिन यूएन में हमें अस्थायी सदस्यता ना देकर ये भारत के 130 करोड़ की जनता के साथ अन्याय है। इसलिए पीएम मोदी ने यूएन में अस्थायी सदस्यता बनाने के लिए दावा ठोक दिया। और इस बीच आपको बता दें कि पीएम मोदी ने खड़े होकर चीन और पाकिस्तान को भी चेतावनी दे डाली है। पीएम ने कहा है कि आज कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम किसी महाशक्तियों से हाथ मिला रहे हैं तो हमारे पड़ोसी देशों को लगता है कि हमारे खिलाफ चाल करने की साजिश है, हमें दबाने की साजिश है। लेकिन शायद उनको समझना चाहिए कि अगर हम विकासशील देशों के साथ आ रहे हैं तो ऐसे में हम पड़ोसियों को मजबूर करने के लिए नहीं हैं। हमारी दिशा और दशा क्लियर, हमारा विज़न किसी को मजबूर नहीं करना है, सबको मजबूत करना है। ऐसे में पीएम ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर भारत शांति की बात करता है, अगर भारत दुनिया में शांति स्थापित करना जानता है तो भारत शक्ति प्रदर्शन भी करना जानता है। ऐसे में ये भारत को कमज़ोर समझने वाले देशों को एक बार फिर से पुनर्विचार करना चाहिए। तो चीन को साफ साफ चेतावनी पीएम मोदी यहाँ पर दे गए। आतंकवाद के मुद्दे पर भी पाकिस्तान को करारा झटका दिया है। तो दोस्तों कल यूएन के भाषण में, यूएन का जो भाषण था पीएम मोदी का यूएन में, आप 10 में से कितने नंबर पीएम मोदी को देखते हो? दरअसल पीएम मोदी ने दोस्तों यहाँ पर एक बेचारा टाइप का बन के नहीं बल्कि दुनिया का प्रतिनिधित्व करने के रूप में पीएम मोदी ने अपनी छाप छोड़ी है। यानी एक प्रताड़ित देश के तौर पर नहीं, एक मददकर्ता देश के रूप में पीएम मोदी
मोदी ने भारत की छवि बनाई है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके पीएम मोदी के लिए एक लाइक बनता है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि चीन के खिलाफ भारत और इजरायल हुए एक, जी हाँ, आधुनिकतम हथियार प्रणाली बनाने का किया ऐलान। दरअसल भारत और इजरायल अपनी रक्षा साझेदारी को और आगे बढ़ाने की योजना बना दी है। इसके लिए दोनों देश हाईटेक हथियार सिस्टम परियोजना का साथ मिलकर सह विकास और सह उत्पादन करना चाहेंगे। इस बीच आपको बता दें कि अपने मैत्री देशों के आयात करेंगे। इस बीच इस तरह की परियोजनाओं को भी बढ़ावा देने के लिए गुरुवार को भारत के रक्षा सचिव ने अपने इजरायली समकक्ष के साथ एक उप कार्य समूह बनाया है। रक्षा औद्योगिक सहयोग पर काम करने वाले उप कार्य समूह का मुख्य काम तकनीकी का हस्तांतरण है, रक्षा उपकरणों का संयुक्त विकास और उत्पादन, तकनीकी सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार और तीसरे देशों को संयुक्त निर्यात सुनिश्चित करना होगा। आपको बता दें कि इजरायल पिछले करीब 2 दशकों से भारत को हथियारों के आपूर्तिकर्ताओं देशों की सूची में चौथे स्थान पर है। वहीं भारत को हर साल लगभग $1 बिलियन यानी 70 अरब रुपए की सैन्य बिक्री करता है। और एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को कहा है कि अब भारतीय रक्षा उद्योग भी मजबूत हो रहा है। ऐसे में दोनों देशों को अधिक अनुसंधान एवं विकास के साथ साथ सह विकास और सह उत्पादन परियोजनाओं पर बढ़ाने की आवश्यकता होनी चाहिए। तो चीन और भारत और इजरायल मिलकर चीन का मुकाबला करने का ऐलान। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग, चीनी एक्सपर्ट ने चेताया चीन को, लद्दाख में मुस्तैद 2 गुना ज़्यादा भारतीय जवान हो रहे हैं, अचानक हमले के लिए अलर्ट रहे ड्रैगन। दरअसल भारत के साथ सीमा पर तनाव बीच देश भर से अपनी सेनाएं LAC पर कुछ दूर पर तैनात कर रखी है चीन ने। हालांकि चीन के अंदर ही एक्सपर्ट चेतावनी दे दी गई है। भारत ने अपनी सेनाएं 2 गुना कर दी है, इसलिए ड्रैगन को किसी भी वक्त अचानक हमले के लिए अलर्ट रहना चाहिए। चीन के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल वांग हुआन ने कहा है कि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में ये बातें कही हैं। अखबार के मुताबिक वांग ने रक्षा से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट लीजियांग पर एक आर्टिकल की ये चेतावनी दी है। दरअसल उन्होंने लिखा है कि भारत को LAC पर सिर्फ 50,000 सैनिकों की ज़रूरत होती है, लेकिन इस बार सर्दी आने पर सैनिक कम करने की जगह उसने 1 लाख और सैनिकों को लद्दाख भेज दिया है। भारत ने LAC के पास सैनिक 2-3 गुना बढ़ा दिया है। ऐसे में ज़्यादातर चीनी क्षेत्र में 50 किलोमीटर दूरी पर खड़े हैं, कुछ ही घंटों में चीन के अंदर आ सकते हैं। वांग नानजिंग मिलिट्री क्षेत्र के पूर्व डिप्टी कमांडर हैं। आपको बता दें कि जो ईस्टर्न थिएटर कमांडर हो गए हैं। हालांकि वांग ने इस बात की जानकारी नहीं दी है। उन्होंने कहा है कि सैनिकों की संख्या कहां से पता चलती है, लेकिन यहां पर भारत पूरी तरीके से आक्रामक है। ऐसे में चीन की सेनाएं पीपल्स लिबरेशन आर्मी को हमेशा अलर्ट मोड पे रहना चाहिए। तो ये चीन की तरफ से बड़ा इनपुट जारी किया गया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। पाकिस्तान चीन से एक साथ निपटने की तैयारी में भारत। दरअसल आपको बता दें कि पीएम मोदी के भाषण के बाद रात भर उड़ान भरते रहे एयरफोर्स के फाइटर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। दरअसल आपको बता दें कि भारत चीन सीमा विवाद फैल रहे तनाव के बीच भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से चौकन्ना है। यही कारण है कि कल पीएम मोदी के UN के भाषण के बाद भी वायुसेना के जेट फाइटर जेट ने पूरी रात लगभग उड़ान भरते रहे। आपको बता दें कल तो राफेल फाइटर जेट ने एक बार फिर से गर्जना की है, जिसके बाद चीन में पसीने छूट गए और युद्ध के सायरन बजने लगे। आपको बता दें कि पूरी रात और दोनों मोर्चे पर, खास करके LAC और LOC पर, दोनों जगहों पर फाइटर जेट की उड़ान भरते रहे। राफेल लगातार उड़ान भरता रहा, पाकिस्तान की सांसें भी रोकता रहा, क्योंकि दोस्तों जब भारत की सीमा पे जैसे ही राफेल का गर्जना होता है ना, पाकिस्तान के पसीने छूट जाते हैं। पाकिस्तान को लगता है कि अब कौन सा बालाकोट होने वाला है, क्योंकि आपको बता दें कि जब रात 12:30 बजे जब फाइटर जेट घुसा था ना चीन में पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की पूरी तरीके से सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी और फाइटर की आवाज़ सुनते ही इमरान खान बिल में घुस जाता है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि खास चीन की बादशाहत खत्म होने जा रही है। IGA ने की कड़ी चेतावनी दी है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि
भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया हाल ही में भारतीय प्रशांत महासागर के क्षेत्र में सप्लाई चेन को मजबूत करने के उद्देश्य से आपस में प्रयास करने के लिए सहमत हो गए हैं। पूरे विश्व में सप्लाई चेन के मामले में चीन एक तरह से वर्चस्व है। इस दृष्टि से एक अति महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आपको बता दें कि इन 3 देशों के इस तरह से आपस में जुड़ने से इन देशों को विदेशी व्यापार की दृष्टि चीन पर भारत निर्भरता कम हो रही है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया के व्यापारिक मंत्रियों ने इस क्षेत्र के अन्य देशों का भी आह्वान कर लिया है। विश्व में मुक्त, न्याय एवं संगत पूर्वानुमान योग्य व्यापार वातावरण बनाए जाने की बात कही गई है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आतंकवाद पर भारत के साथ आया नेपाल, संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को घेरा। दरअसल नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र की एक उच्च स्तरीय बैठक में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर भी व्यापक सहमति जताई है। दरअसल आतंकवाद को लेकर कहीं न कहीं इशारों में पाकिस्तान पर भी उन्होंने हमला बोल दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक को संबोधित करते हुए ओली ने कहा कि नेपाल आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी आलोचना करता है और आतंकवाद पर जल्द एक व्यापक सहमति भी चाहता है। ओली ने कहा है कि आतंकी गतिविधियों से केवल आम निर्दोष नागरिकों को चोट पहुंचती है, इसकी कड़ी आलोचना होनी चाहिए। आपको बता दें कि ओली ने स्पष्ट तरीके से उन्होंने कुछ देशों को आतंकवाद को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया है। इशारों में पाकिस्तान पर भी निशाना साध गए हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि चीन पर भारी पड़ेगा भारत का बड़ा कदम। ही टेक्सटाइल सेक्टर में मेगा मार्केटिंग स्ट्रेटजी पर काम शुरू कर दिया है भारत ने। लद्दाख की गलवान घाटी से शुरू हुए विवाद के बाद भारत एक के बाद एक ऐसे कदम उठा रहा है जो चीन के लिए भारी पड़ रहे हैं। भारत के कई बड़ी परियोजनाओं में साझेदारों से हाथ खींचने के बाद चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगाने शुरू की गई है। वहीं त्योहारी मौसम स्थानीय कारोबारी भी चीन का माल नहीं बेचकर तगड़ा झटका दे रहे हैं। अब केंद्र सरकार ने एक और सेक्टर में चीन को पछाड़ने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर में चीन से आयात रोकने के लिए स्थानीय उत्पादनों को दुनिया भर में बाजारों तक पहुंचाने के लिए मेगा मार्केटिंग स्ट्रेटजी पर काम शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार ने लोकल टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाने के लिए उत्पादों की पहचान कर ली है। इसके साथ ही डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए आर्थिक मदद देने की तैयारी भी की जा रही है। इस सेक्टर के जरिए सरकार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरियां भी देना चाहती है। देश में टेक्सटाइल से जुड़े उत्पादों की पूरी क्षमता होने के बाद भी वित्त वर्ष 2019 और 20 में करीब $2500 मिलियन का आयात सिर्फ चीन से ही किया गया। केंद्र ने इसे रोकने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी है और चीन को आने वाले समय में बड़ा झटका तब मिलेगा जब स्थानीय प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग की जाएगी और उसे ग्लोबल बनाया जाएगा। वोकल से ग्लोबल बनाने का पीएम मोदी ने नारा दिया था और देश का छोटा छोटा प्रोडक्ट भी ग्लोबल मार्केट में बिछाई देगा। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि चीन को दोस्त पाकिस्तान भी देने जा रहा बड़ा झटका। टिकटॉक को बैन कर सकते हैं इमरान खान। जी हाँ, दरअसल भारत और अमेरिका के बाद पाकिस्तान भी चीन को बड़ा झटका देने जा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी टिकटॉक पर बैन लगाने जा रहे हैं। पाकिस्तान के सूचना मंत्री शिबली फराज ने द न्यूज़ के एक इंटरव्यू में यह दावा किया है। इमरान सरकार ने कहा है कि चिंता डेटा सिक्योरिटी नहीं बल्कि देश में फैल रही अश्लीलता इसकी वजह है। टिकटॉक सहित इस तरह से अन्य ऐप को भी बैन करने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि इमरान खान के लिए चाइनीज़ ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई करना आसान नहीं होगा। द न्यूज़ से बातचीत करते हुए शिबली फराज ने कहा है कि पीएम इमरान खान समाज में बढ़ती नग्नता अश्लीलता को लेकर बेहद चिंतित हैं। उन्होंने कहा है कि इससे पहले कि वो सामाजिक धार्मिक मूल्यों को ख़त्म कर दें, इसे रोकना बेहद ज़रूरी है। इसलिए कभी भी टिकटॉक पर पाकिस्तान में भी बैन लगाया जा सकता है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन का आरोप डेमोक्रेटिक पार्टी हिंदू फोबिया को लेकर मूक दर्शक बनी है। दरअसल डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर हिंदू फोबिया यानी हिंदुओं के प्रति नफरत बढ़ने और इसे लेकर पार्टी नेतृत्व पर मूक दर्शक बने रहने का आरोप लगाते हुए अमेरिका के एक हिंदू संगठन ने शुक्रवार को चेतावनी दे दी है। यदि इस पर रोकथाम नहीं हुई तो ये प्रभावशाली धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय अपना समर्थन रिपब्लिकन पार्टी को दे सकता है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन की चेतावनी इतने समय आई है जब कुछ ही सर्वेक्षणों में भारतीय अमेरिकियों का झुकाव डेमोक्रेटिक पार्टी से रिपब्लिकन और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ बढ़ने का संकेत मिला है।
आपको बता दें कि एचएफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा है कि भारतीय अमेरिकी मतदाताओं से बात करने पर पता चला है कि कई भारतीय अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि उनकी व्हाट्सएप और बातचीत देखें तो डेमोक्रेटिक पार्टी की तथाकथित सुपर प्रोग्रेसिव इकाई की हालिया भारत विरोधी सक्रियता का पता चलता है, जिसमें अमर शेरगिल भी जुड़े हैं। आपको बता दें कि इसमें आरोप लगाया गया है कि कैलिफोर्निया डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव वॉकास के अध्यक्ष शेरगिल कैलिफोर्निया की ही एक राजनीतिक कार्यकर्ता पीटर फिडरकर से मिलकर सभी भारतीय अमेरिकी और हिंदू सांसदों तथा डेमोक्रेटिक पार्टी के पदाधिकारियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस पर अब तक मूक दर्शक बना है। दोस्तों, डेमोक्रेटिक पार्टी आपको बता दें कि जो बाइडन की है और रिपब्लिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है। ऐसे में डेमोक्रेटिक पार्टी जो बाइडन का खास करके हिंदुओं के प्रति नफरत बढ़ने पर भी शांतिपूर्ण रहना ये जो बाइडन के लिए बड़ा घातक साबित हो सकता है और तमाम जो हिंदू बहुसंख्यक वहाँ के हैं, खास करके इंडियंस हैं, वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वोट पूर्णतः कर सकते हैं। तो अगर आप भी मानते हैं कि इंडियंस को राष्ट्रपति ट्रंप को ही वोट करना चाहिए तो लाइक करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस से मिले संजय राउत, नए मोड़ पर राज्य की सियासत। दरअसल महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली 3 दलों की महाविकास आघाड़ी खिचड़ी की सरकार स्थिरता को लेकर जारी चर्चा के बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक होटल में मुलाकात की है। दोनों के बीच हुई चर्चा से राज्य की सियासत में नया मोड़ आ गया है। दरअसल शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने मुंबई के 5 सितारा होटल में देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। बताया गया है कि ये मुलाकात काफ़ी गुप्त रखी गई थी। दोनों नेताओं के बीच दोपहर 1:30 बजे से लेकर करीब 3.5 घंटे तक बातचीत चली है। दोनों ने साथ साथ लंच भी किया। शिवसेना भाजपा के नेताओं को इस मुलाकात की कोई पूर्व सूचना नहीं थी। हालांकि दोनों नेताओं के बीच क्या चर्चा हुई है इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इससे सूबे में राजनीतिक भूचाल आने की चर्चा शुरू हो चुकी है। इस मुलाकात को लेकर केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे पाटिल ने कहा है कि इसका ज़्यादा अर्थ निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों राजनीति में कब क्या हो जाए ये कहना मुश्किल है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग, बीजेपी भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 8 महीने बाद बनाई अपनी नई टीम। राम माधव को हटाया, तेजस्वी सूर्या को बनाया भाजयुमो की कमान दी है। जी हाँ, भाजपा युवा मोर्चा की कमान दी है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के 8 महीने बाद जेपी नड्डा ने भाजपा की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने संगठन में बड़े बदलाव कर दिए हैं। भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने एक तरह से युवा नेताओं को महत्वपूर्ण पदों पर बैठाया है। पार्टी उपाध्यक्ष, महासचिव, सह सचिव जैसे पदों पर अधिकतर युवाओं के कमान सौंपी गई है। नए बदलाव में 12 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 9 महासचिव और 13 राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा युवा मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के लिए भी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अब इनके अलावा 23 प्रवक्ताओं के नाम भी जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि संगठन में बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। इस बीच तेजस्वी सूर्या को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की कमान दे दी गई है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग, बुरी तरीके से फंसे तेज प्रताप और पप्पू यादव, कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने के आरोप, मामला दर्ज FIR। जी हाँ, दरअसल बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी राजद के नेता तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई पप्पू तेज प्रताप, जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू राकेश रंजन और पप्पू यादव 150 अन्य लोगों के खिलाफ कृषि विधेयकों के विरोध में बिना अनुमति जुलूस निकालने को लेकर पटना शहर के कोतवाली थाना में FIR दर्ज कर ली गई है। राष्ट्रीय जनता दल के संगठन, किसान संगठन, विपक्षी दलों ने शुक्रवार को एक विरोध निकाला था, जिनमें लालू यादव के दोनों पप्पू बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी दोनों शामिल थे। इसके
इसके साथ ही जन अधिकारी पार्टी के नेता पप्पू यादव भी शामिल थे और इन तीनों के खिलाफ समेत 150 अन्य के खिलाफ गैर नामजद अभियुक्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी एनडीए को लगा बड़ा झटका। अकाली दल ने तोड़ी बीजेपी से 22 साल पुरानी दोस्ती, कृषि बिल के विरोध में एनडीए छोड़ा। आपको बता दें कि शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने कृषि विधेयकों के विरोध में शनिवार रात को भाजपा नीति राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग होने की घोषणा कर दी है। यहाँ पार्टी की कोर समिति की बैठक के बाद उन्होंने ये घोषणा की है। सुखबीर ने कहा है कि शिरोमणि अकाली दल की निर्णय लेने वाली सर्वोच्च इकाई कोर समिति की कल रात बुलाई आपात बैठक में भाजपा नीत राजग से अलग होने का फैसला सर्वसम्मति से कर लिया गया है। इससे पहले आपको बता दें कि एनडीए के दो अन्य प्रमुख सहयोगी दल शिवसेना और टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी भी अन्य मुद्दों पर गठबंधन से अलग हो चुके हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।